These are the low pressure systems. These are the low pressure systems in which there is low pressure at the center, low pressure at the center, and increasing pressure outward, and increasing pressure outward. First off, cyclones have circular isobars, and circulatory wind motion, which is anti-clockwise in southern hemisphere, and clockwise in southern hemisphere. Next point. These are formed only over the warm waters, of tropical subtropical oceans, with sea surface temperature of more than 27 degrees. More than 27 degrees. अब देखें, next point. These are formed between 5 to 30 degrees, north and south of equator, but their maximum frequency is beyond 8 degree latitudes, due to sufficient Coriolis force. How many of you have heard about Coriolis force? Anji, have you idea? Good. और इसके अलावा? हाँ जी, नो आइडिया. हाँ जी, लेफ्ट की तरफ करती है. गुड. होती क्या है? चले, put a chart down and write Coriolis force. Coriolis force लिखेंगे अलग से. Due to rotation of Earth, all free moving bodies are deflected from their path, and this deflection is towards right, in northern hemisphere, and towards left in southern hemisphere. तो भाई देखे, अब अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट
इस रोटेशन की वजह से जितनी भी फ्री मूविंग बॉडीज हैं, दे गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स देयर राइट in northern hemisphere and towards left in southern hemisphere. रिया इसको पर्दा करना है। अब देखें, याद रहे, फ्री मूविंग बॉडी, कंट्रोल्ड बॉडी नहीं, फ्री मूविंग बॉडीज, उन्हीं पे इसका असर होगा। और ये डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये इफेक्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, Coriolis force is zero at equator. Coriolis force is zero at equator and is maximum at the poles. That means with the increase of latitudes, the impact of Coriolis deflection also increases. इसका मतलब क्या हो गया? Higher the latitudes, more deflection. Lower the latitudes, less deflection. ठीक हो गया? और इक्वेटर पे it is non-existent, it is zero. Next point. It has positive correlation with the wind velocities. It has positive correlation with wind velocities. That means higher the wind velocities, more deflection, and lesser the wind velocities, less deflection. अब ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर जो सर्कुलेटरी मोशन विंड्स का आता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। अब देखो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में है। इतना काफी है या तो और बताऊं? और क्या बताऊं? नहीं, ऐसे तो बड़ा कुछ है, बट राइट में क्यों है, लेफ्ट में क्यों है, ये क्यों राइट में है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और क्यों लेफ्ट में है सदर्न हेमिस्फीयर में? चले, ये हमारी अर्थ है, ये रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब अर्थ के दो हेमिस्फीयर्स हैं, नॉर्दर्न और सदर्न। अब बताइए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? शाबाश, एंटी क्लॉकवाइज। यस और नो? और सदर्न हेमिस्फीयर कैसे रोटेट कर रहा है? पर अर्थ तो एक ही है, जादू है ना। ये देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। अब बताओ, इक्वेटर कैसे रोटेट कर रहा है? नो, नीदर क्लॉकवाइज नीदर एंटी क्लॉकवाइज। इससे दूर जा रहे हो तो ये इट इज बिकमिंग एंटी क्लॉकवाइज, इससे दूर जा रहे हो इट इज बिकमिंग क्लॉकवाइज। पर इक्वेटर ना क्लॉकवाइज है ना एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इक्वेटर पे इट इज जीरो। ठीक हो गया? अब देखो, इसका मतलब अर्थ हैज मेड अप ऑफ टू डिस्क्स, एक रोटेट कर रही है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, एक रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रोटेट कर रही है हमारी एंटी क्लॉकवाइज और साउथ वाली रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज। अब जस्ट इमेजिन करें, अगर कोई बहुत बड़ी सी डिस्क है, और रोटेट कर रही है किसी भी, चाहे वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज कर रही है। अगर आपको उस रोटेटिंग डिस्क के ऊपर से चल के जाना है तो क्या आप आराम से चल पाओगे?
नहीं, क्या होगा आपको? मूव मतलब डिफ्लेक्ट होंगे, धक्का लगेगा, उसी धक्के का नाम क्या है? कॉरियोलिस फोर्स। ठीक हो गया? अब देखो, अगर से किसी भी विंड ने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, जब ए से बी तक पहुंचेगी विंड, तो नीचे से खिसक के डिस्क कहाँ आ जाएगी? बी डैश पे आ जाएगी। यस और नो? तो विंड कहाँ पर है? राइट में इस पॉइंट से कि लेफ्ट में? राइट में। नदर हेमिस्फीयर में क्या हो गया? राइट। अगर आपने यहाँ से यहाँ जाना है, ए से बी की तरफ, जब विंड यहाँ पहुंचेगी तो खिसक के कहाँ पे ये आ जाएगी? बी डैश पे आ जाएगी। तो ये किधर है? लेफ्ट की राइट? इसलिए नदर हेमिस्फीयर में इट इज टुवर्ड्स राइट, और लेफ्ट में इट इज टुवर्ड साउथ में इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक हो गया? और इक्वेटर पे ये चीज है नहीं, तो यहाँ पर इट इज 0। ठीक हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब अगला पॉइंट लिखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में। द विंड वेलोसिटीज इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, wind velocities in tropical cyclones is more than equal to 120 kilometers per hour. 120 kilometers per hour. And these can be as great as 450 kilometers per hour. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर सच ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, तो उन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का स्टेटस दिया जाता है जिसके अंदर विंड वेलोसिटीज मिनिमम कितनी होती है? 120 किलोमीटर पर आवर, एंड इट कैन बी एज ग्रेट एज 450 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए, जम्मू में तूफान आते हैं, है ना, स्टॉर्म्स। अब जो जम्मू में तूफान आते हैं उनकी विंड वेलोसिटीज कितनी होती है? 60 to 80। वेरी गुड, बताया हुआ है ना? 60 to 80 की कैपेसिटी है, और इनके अंदर मिनिमम इज 120 किलोमीटर पर आवर। So these are very, very dangerous tropical storms. तो उन्हीं ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को साइक्लोन कहा जाता है जिनकी मिनिमम विंड वेलोसिटीज 120 किलोमीटर पर आवर होती है, एंड इट कैन बी एज ग्रेट एज 450 किलोमीटर पर आवर। तो दे आर वेरी वेरी डेंजरस ट्रॉपिकल वेदर फिनोमिनास। ठीक हो गया जी? अब देखो, नदर्न हेमिस्फीयर में अब ये होता है क्या? सेंटर में लो प्रेशर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड, like this. Outward high pressure, now wind blows from high pressure towards low pressure in response to pressure gradient force. अब हवा चलती है because of the pressure difference. That is, wind blows from high pressure areas towards low pressure areas, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और इसका काम क्या है? इट ऑलवेज सेंड विंड्स परपेंडिकुलर टू आइसोबार्स। Always send wind perpendicular to isobars. What are isobars? The line joining places having equal atmospheric pressure are called as isobars. तो भाई हवा चलना शुरू होती है from high pressure towards low pressure in response to pressure gradient force, which always send winds perpendicular to isobars. अब जैसे ही हवा चलना शुरू होगी, इस पे क्या असर पड़ेगा? कॉरियोलिस फोर्स का। And Coriolis force always deflects winds towards their right in northern hemisphere and towards left in southern hemisphere. अब देखो, northern hemisphere में
राइट में डिफ्लेक्ट हुई विंड्स, तो ये कौन सा सर्कुलेटरी मोशन आ गया? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. दैट इज व्हाई tropical cyclones have anti-clockwise wind circulation. और southern hemisphere में they are deflected towards right. तो कौन सा मोशन आ गया? Clockwise. Then चले. Clear? Then good. चलिए जी. अब इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का ज्यादा खतरा किधर है? अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे बे ऑफ बंगाल में भी बनते हैं और अरेबियन सी में भी बनते हैं. ये अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल. अब इनका जो टाइम पीरियड है बनने का, दैट इज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक. इस टाइम पीरियड में हमारे जो विंड सिस्टम्स हैं वो चलती हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स. और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स साउथ वेस्ट. तो जो बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होती है वो जाके हिट करते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे. और जो अरेबियन सी में बनेंगे दे विल ईदर गो टुवर्ड्स अफ्रीका और अदर ईस्टर्न अफ्रीका और वेस्ट एशिया. इसलिए वेस्टर्न कोस्ट में इनका हिट करने का चांस ना के बराबर रहता है, बट ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर ये हर बार हिट करते हैं. और मेजर जो स्टेट्स हैं हमारे पास वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड समटाइम्स वेस्ट बंगाल. तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया is more infested with the tropical cyclone phenomena, whereas western coast में ये rarely hit करते हैं. Only because ये बनते तो warm waters of tropical subtropical oceans में है, बट इनको लैंडवर्ड कौन लेके आता है? वो विंड सिस्टम लेके आता है. तो उस टाइम पीरियड में विंड सिस्टम कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन टुवर्ड साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन. तो जो अरेबियन सी वाले बनते हैं they either go toward eastern Africa or West Asia, whereas जो बनते हैं बे ऑफ बंगाल में they hit the eastern coast of. पॉइंट क्लियर हो गया? तो ईस्टर्न कोस्ट इज मोर इन्फेस्टेड विद द फिनोमिना ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. ठीक हो गया जी. चले, इसमें कुछ लिखना है तो लिख लेंगे. कुछ खास नहीं है इसमें यार लिखने वाला, छोड़ो परे. अब नेक्स्ट आ जाइए हम फ्लड्स इन इंडिया. फ्लड इज अ स्टेट ऑफ flood is a state of high water level. Flood is a state of high water level along a river channel, or on the coast, that leads to inundation. 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 Inundation of land. Full stop. India is highly vulnerable to floods. India is highly vulnerable to floods
And as per the Rashtriya Bard Ayog, Rashtriya Bard, BARH, Bard Ayog, more than 40 million hectare area, more than 40 million hectare area is prone to floods. Now, natural causes. अब ये सभी causes आप जानते हैं already. Number 1, heavy rainfall. In the catchment area of rivers. Number 2, sediment deposition. Sediment deposition in the riverbeds. In the riverbeds, with which carrying capacity of river is reduced. With which carrying capacity of river is reduced, and they overflow during the heavy rainfall. Next, change in the course of rivers. Change in the course of river. For example, Kosi in Bihar. Next, tropical cyclones. Tropical cyclones generates very high sea waves. Generates very high sea waves, which inundates the coastal areas. Which inundation, which inundates the coastal areas. Next, tsunamis. हाँ, ये कहाँ पे आएंगे cyclones? Coastal areas में. Next is tsunamis, leading to flooding of coastal areas. And next is the lack of the lakes. Lack of the lakes. हाँ चेतन. मैं क्लास में हूँ, बंद कर. Okay. Lack of the lakes. आगे डैश डालेंगे. Lakes can store excess water. Lakes can store the excess water and regulate the flow of water. Can store excess water and regulate the flow of water. And when they become smaller, their ability to regulate the flow, becomes less, and hence the flooding. Now, anthropogenic causes, that is human-made causes. First, deforestation. Deforestation, especially in the catchment area of rivers. Especially in the catchment area of rivers and lakes. Next, interference in the drainage system.
interference in the drainage system due to badly planned construction of bridges, due to badly planned construction of bridges, roads, railway tracks, canals, etc., hampers the flow of water, hampers the flow of water and results in floods. Next is population pressure. Population pressure. Because of huge population, more materials are needed. More materials are needed like wood, land, food, etc., which aggravates land encroachment, over cultivation, which aggravates land encroachment, over cultivation, and soil erosion, which increases the risk of flooding. Next, poor water and sewage management. Poor water and sewage management. The poor water and sewage management in the urban areas have not been overhauled, have not been overhauled. So during heavy rainy season, the drainage and sewer system collapses. Drainage and sewer system collapses, resulting in urban flooding. Next, NDMA's guidelines on flood management. NDMA guidelines on flood management. पहला, building of reservoirs, dams, reservoirs, and other storages. Number 2, making of flood walls, flood levees, LEVEES, or embankments. Next, drainage improvement. Drainage improvement. Next, desilting and dredging of rivers. Desilting and dredging of rivers. ड्रेज मतलब वहां से उसका जो उसका चैनल सेडिमेंटेशन से बढ़ चुका है
उसको डीसिल्ट करें. Desilting and dredging of rivers to improve the channel capacity. Next, afforestation of catchment areas. Afforestation of catchment areas of rivers and lakes. Next is diversion of flood waters. Diversion of flood waters by constructing inundation canals. By constructing inundation canals. नेक्स्ट आ जाइए जी आप क्लाउड पर. बड़ा हिट है आजकल. हाँ जी, व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट? बादल फटना. इसके अलावा सडन रिलीज मतलब कैसे? शाबाश, गुड. कौन बैठा हुआ बाल्टी लेके? तो जो मुख्य वेपर्स हैं जो गाड़ी पे की को किसी भी, देखो ये तो नॉर्मल रेनफॉल भी ऐसी होती है, पर उस रेनफॉल को क्लाउड बर्स्ट का नाम क्यों देना? हर एक जितनी भी वक्त की बारिश ओरोग्राफिक मीन से होती है, वो माउंटेन तो आएगा बीच में. तो एवरी रेनफॉल का फिनोमेना यही है, बट उस रेनफॉल को क्लाउड बर्स्ट का नाम क्यों दे देते हैं? अब सपोज करो कोई किसी एरिया में 10 सेंटीमीटर्स और मोर रेनफॉल होनी है ओवर ए पीरियड ऑफ से फॉर एग्जांपल 2 और 3 days. किसी एरिया में 10 सेंटीमीटर बारिश होने जा रही है, जो टाइम लेगी 2 से 3 घंटे का, और वो बारिश इज टेकिंग प्लेस यू कैन से इन 100 to 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. मतलब एक बहुत बड़े एरिया में 2 से 3 दिन तक बारिश होगी, और टोटल बारिश कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर. ये होनी है नॉर्मल तरीके से. बट अगर यही बारिश 1 घंटे के अंदर 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट. इफ दिस अमाउंट ऑफ रेनफॉल टेक्स प्लेस इन ए स्मॉल एरिया विद इन ए स्पैन ऑफ 1 hour, तो सोचो उस एरिया का क्या हालत होगी. इस फिनोमेनन का नाम क्या दिया गया है? क्लाउड बर्स्ट. It is the most intense form of rainfall taking place over a small localized area, and it is amount is 10 centimeters or more in a short duration of time. इसको क्या बोलते हैं? क्लाउड बर्स्ट. cities में क्यों नहीं कभी हुआ? Sometimes it can happen anywhere, but generally hilly areas. ठीक है जी, लिखेंगे फटाफट इसको. Cloud bursts is a disastrous weather event in which heavy rainfall occurs over a localized area at a very fast rate.
For instance, if rainfall of about 10 centimeters, if rainfall of about 10 centimeters or more per hour is recorded, 10 centimeters or more per hour is recorded over a place that is roughly 20 to 30 square kilometers. Roughly 20 to 30 square kilometers. It is classified as cloudburst event. It is classified as cloudburst event. Full stop. It is the most intense form of rainfall. Next point. Cloudburst in India occurs majorly during the southwest monsoon season. During southwest monsoon season, over the mountainous areas like Himalayas, northeastern states, and Western Ghats. Or Western Ghats. Full stop. Cloudbursts do happen in plain areas as well. Cloudbursts do happen in plain areas as well. But their greater probability is in mountainous regions. Probability is in mountainous regions with steeper slopes. Steeper slopes. ठीक हो गया जी. अब इसका आपको ये लिखवाना है क्या, लिखाऊं क्या अभी? रिसेंटली हैपेंड. नो, बताइए आप लोग. ठीक है, इतना ही काफ़ी है. और क्या बच गया आपका? काफ़ी हो गया, इनफ है. डिजास्टर मैनेजमेंट. चलें जी, बंद करते हैं, आज बस करते हैं. इट इज़ ओवर. चलें जी, टेक केयर. डट के पढ़िए. अरे वाह, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. हैप्पी दिवाली.